हेलो विद्यार्थियों, आज हम डीएनए से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की थी? डीएनए की खोज किसने की थी, ये पूछा गया है। फ्रेडरिक मिस्चर, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, मॉरिस विल्किंस। ऑप्शन ए सही होगा, फ्रेडरिक मिस्चर। डीएनए का खोजकर्ता फ्रेडरिक मिस्चर है। फ्रेडरिक मिस्चर ने डीएनए को न्यूक्ली नाम दिया था। जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना को समझाने के लिए सन 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। मॉरिस विल्किंस ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक को यूज में लेते हुए डीएनए का इमेज लिया था। अगला क्वेश्चन, मानव की द्विगुणित कोशिका के डीएनए में क्षार युग्मों की संख्या कितनी होती है? 4.6 इंटू 10 की घात 6, 3.3 इंटू 10 की घात 9, 6.6 इंटू 10 की घात 9, 9.9 इंटू 10 की घात 6। ऑप्शन सी सही होगा, 6.6 इंटू 10 की घात 9। और अगुणित कोशिका में 3.3 इंटू 10 की घात 9 क्षार युग्म पाए जाते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया में 4.6 इंटू 10 की घात 6 क्षार युग्म पाए जाते हैं। क्षार युग्म क्या होते हैं, इन्हें हम यहाँ समझ सकते हैं। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एडेनिन दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा होता है और ये क्षार युग्म बनता है। इसी तरह से गवानीन तथा साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं और क्षार युग्म बनाते हैं। तो क्षार युग्म एक तो हो गया एटी और दूसरा हो गया जीसी। अगला क्वेश्चन, डीएनए की इकाई होती है डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन सी सही होगा, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड आरएनए की इकाई होती है। डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की संरचना यहाँ पे दे रखी है, इसे हम समझते हैं। इसमें एक तो होती है पेंटोज जो कि डिऑक्सीराइबोज होती है। आरएनए में जो पेंटोज होती है उसका नाम होता है राइबोज। डिऑक्सीराइबोज ये पूरी हो गई। इसके पहले कार्बन से ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है तथा इसके 5वें कार्बन से एस्टर बंध के द्वारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों के बीच में कौन सा रासायनिक बंध होता है? एस्टर बंध, हाइड्रोजन बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। तो 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच में जो बंध पाया जाता है उसका नाम होता है फॉस्फोडाइएस्टर बंध। फॉस्फोडाइएस्टर बंध को यहाँ पर समझ सकते हैं, ये 2 न्यूक्लियोटाइड हो गए, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया पूरा। तब इन 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है, इसे हम समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एस्टर बंध हो गया और ये भी हो गया एस्टर बंध। इन दोनों एस्टर बंधों को मिला के बोला जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बंध। तो 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच में जो बंध होता है उसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बंध। अगला क्वेश्चन, डीएनए में पेंटोज, डिऑक्सीराइबोज तथा नाइट्रोजन क्षार के बीच कौन सा रासायनिक बंध पाया जाता है? एस्टर बंध, हाइड्रोजन बंध,
ग्लाइकोसिडिक बंध, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। तो यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज तथा नाइट्रोजन क्षार के बीच में बंध पूछा है, तो ये डीऑक्सीराइबोज हो गई और ये हो गया नाइट्रोजन क्षार। और यहाँ पर जो एकल बंध है इसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बंध। ऑप्शन सी से होगा ग्लाइकोसिडिक बंध। इसके अलावा ये 5वें नंबर के कार्बन और फॉस्फेट के बीच में जो एकल बंध होता है उसका नाम होता है एस्टर बंध। अगला क्वेश्चन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बारे में असत्य क्या है? इसके 5 डे सिरे पर स्वतंत्र फॉस्फेट समूह पाया जाता है, यह कथन सत्य है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अपन देख रहे हैं, इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड है। इसमें ये 5 डे सिरा हो गया और ये हो गया 3 डे सिरे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के 2 एंड होते हैं, 5 डेज और 3 डेज। 5 डेज एंड पर फॉस्फेट होता है और 3 डेज पर होता है OH। तो पहला ऑप्शन दिया है 5 डेज एंड पर स्वतंत्र फॉस्फेट समूह पाया जाता है, तो यहाँ पर अपन फॉस्फेट समूह देख सकते हैं। अगला ऑप्शन, इसके 3 डे सिरे पर स्वतंत्र हाइड्रोक्सी समूह पाया जाता है, तो 3 डे सिरे पर OH समूह है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्सी समूह, यह भी सही है। इसमें पेंटो शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षार के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, यह गलत है। पेंटो शर्करा और नाइट्रोजन क्षार के बीच में ये जो बंध है इसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बंध। पिछले क्वेश्चन में अपन ने देख लिया था ये, तो असत्य कथन ये जाएगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, पेंटो शर्करा तथा फॉस्फेट के मध्य एस्टर बंध पाया जाता है, यह सही है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शर्करा डीएनए में पाई जाती है? तो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम डीऑक्सीराइबोज होता है और आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम होता है राइबोज। ऑप्शन बी सही होगा, डीऑक्सीराइबोज। अगला क्वेश्चन, कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में एब्सेंट होता है? एडेनिन, ये डीएनए में पाया जाता है। गवानीन, यह भी डीएनए में पाया जाता है। साइटोसिन, यह भी डीएनए में पाया जाता है। यूरेसिल, ये डीएनए में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है आरएनए में। ऑप्शन डी सही होगा। डीएनए में यूरेसिल की जगह होता है थाइमिन। डीएनए के नाइट्रोजन क्षार आप यहाँ पे देख सकते हो, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन और गवानीन ये प्यूरिन के अंतर्गत आते हैं, साइटोसिन, थाइमिन ये पिरिमिडिन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, डीएनए की संरचना का द्विकुंडलनी नमूना डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने। और कब दिया था? यह दिया था 1953 में। और इस कार्य के लिए 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इनके साथ में मॉरिस विल्किंस को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक द्वारा किस प्रकार के डीएनए की संरचना को समझाया गया था? एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए, जेडीएनए। ऑप्शन बी सही होगा, बीडीएनए। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बारे में असत्य कथन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डीएनए की संरचना को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर डीएनए की संरचना को समझाया गया है। यह डीएनए की संरचना का चित्र है जो डबल हेलिक्स मॉडल में समझाया गया था। और यहाँ पे यह दिया है डीएनए के एक भाग का चित्र। यहाँ पे टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड युग्म आ रहे हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो इन्हें अपने को समझना है, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और ये होती है सर्पिलाकार। तो दिख रही है सर्पिलाकार शेप में, एक ये हो गई सर्पिलाकार और ये दूसरी हो गई सर्पिलाकार। और इनका जो घुमाव होता है वो होता है दक्षिणावर्ती, मतलब क्लॉकवाइज। तो पहली बात तो याद रखनी है, डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जो सर्पिलाकार और दक्षिणावर्ती घुमाव लिए होती है।
इसके बाद अगर डीएनए के इतने से भाग की संरचना अपन देखें तो यहाँ पर यह डीएनए के इतने से भाग की संरचना को समझा गया है। इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड के जोड़े हैं। एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया, तीसरा जोड़ा ये हो गया और चौथा जोड़ा ये हो गया। तो अपन यहाँ पे देख पाते हैं ये जो डीएनए की रीढ़ है, रीढ़ मतलब बैकबोन, बैकबोन बनी होती है पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट की। तो देख सकते हैं आप ये रीढ़ हो गई, जिसे बैकबोन भी बोल सकते हो। तो रीढ़ में एक तो आती है पेंटोज जो होती है डिऑक्सीराइबोज, इसके अलावा होता है फॉस्फेट ग्रुप। और ये जो पद है, ये पद बने होते हैं क्षार युग्मों के। तो डीएनए की संरचना के बारे में अगला पॉइंट अपने को याद रखना है कि डीएनए की रीढ़ मीन्स बैकबोन पेंटोज शर्करा डिऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट ग्रुप की बनी होती है, जबकि स्टेप यानी पद ये बने होते हैं क्षार युग्मों के। अगला हमें याद रखना है कि डीएनए का जो पिच है, पिच का मतलब हो गया एक घुमाव। ये पिच यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनेगा। इस पिच की जो लंबाई है वो होती है 3.4 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में होती है 34 एंगस्ट्रॉम। तो ये लंबाई याद रखनी है। डीएनए का जो पिच मतलब एक घुमाव जो है वो 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है। और इसमें क्षार युग्मों की संख्या होती है 10। तो 10 होते हैं क्षार युग्म मतलब बीपी। तो दो क्रमागत क्षार युग्मों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 0.34 नैनोमीटर। या इसी डिस्टेंस को अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो एंगस्ट्रॉम में बनेगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो अगला पॉइंट अपने को याद रखना है, डीएनए का पिच 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसमें क्षार युग्मों की संख्या होती है 10। अतः दो क्रमागत क्षार युग्मों के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगला पॉइंट याद रखना है, दोनों ये जो चेन है वो होती है एंटी पैरेलल मतलब प्रति समानांतर। यानी एक चेन में एक सिरा 5 डेज है तो दूसरा सिरा होगा 3 डेज, और दूसरी चेन में दूसरा होगा 3 डेज से 5 डेज। मतलब एक चेन 5 डेज से 3 डेज की ओर है तो दूसरी होगी 3 डेज से 5 डेज की ओर। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर होती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये 5 डेज से 3 डेज की ओर और ये 3 डेज से 5 डेज की ओर। तो अगला पॉइंट अपने को याद रखना है, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर होती है। यानी एक चेन 5 डेज से 3 डेज की ओर होती है तो दूसरी होती है 3 डेज से 5 डेज की ओर। अगला पॉइंट, दोनों श्रृंखलाएं आपस में नाइट्रोजन क्षारों के बीच में जो हाइड्रोजन बंध है उनके द्वारा जुड़ी होती है। एक श्रृंखला का एडेनिन दूसरी श्रृंखला के थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ा होता है, तथा गवानीन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ा होता है। इस प्रकार क्षार युग्म का निर्माण हो जाता है। एक साइड में प्यूरिन आ रहा है तो दूसरी साइड में आ रहा है पिरिमिडिन। तो अपन कह सकते हैं प्यूरिन के ऑपोजिट पिरिमिडिन है, अर्थात दोनों चेन कंप्लीमेंट्री मतलब पूरक होती है। तो अगला पॉइंट अपने को याद रखना है कि दोनों श्रृंखलाओं के जो नाइट्रोजन क्षार है वो आपस में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं और क्षार युग्म बनाते हैं। एक श्रृंखला का एडेनिन दूसरी श्रृंखला के थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ा होता है और गवानीन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ा होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बंधों का जो काम है वो है डीएनए की कुंडलनी संरचना को स्टेबल बनाना। इस प्रकार अपन देख सकते हैं अगर एक श्रृंखला में प्यूरिन है तो उसके ऑपोजिट श्रृंखला में पिरिमिडिन होगा, मतलब दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री होगी। अगला पॉइंट याद रखना है, दोनों श्रृंखलाओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है समान और उसकी वैल्यू होती है 2 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो लिखोगे 20 एंगस्ट्रॉम। यह होता है डीएनए अणु का व्यास। इस प्रकार ये डीएनए की विशेषताएं कंप्लीट हो गई। एक बात ये भी याद रखना है
वाटसन तथा क्रिक ने जिस डीएनए की संरचना को समझाया था उसका नाम होता है बीज डीएनए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बारे में असत्य कथन पूछा है। इनकी संख्या 2 होती है क्या? सही बात है, 2 होती है। ये सर्पिलाकार होती है क्या? सही है। इनका घुमाव वामावर्ती होता है क्या? नहीं, है गलत है। इनका घुमाव होता है दक्षिणावर्ती। यह हाइड्रोबंधों के द्वारा आपस में जुड़ी होती है क्या? तो हाइड्रोबंधों के द्वारा जुड़ी हुई है, यह भी सही है। इसका राइट आंसर जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, डीएनए की रीढ़, बैकबोन तथा पद यानी स्टेप किसके बने होते हैं? तो रीढ़ तो बनी होती है पेंटोज और फॉस्फेट की। पेंटोज यहाँ पर होती है डिऑक्सीराइबोज, और पद बने होते हैं क्षार युग्मों के। ऑप्शन बी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं परस्पर कैसी होती है? समानांतर होती है क्या? नहीं होती है। प्रति समानांतर, सही है। दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर होती है, मतलब एक श्रृंखला 5 डेज से 3 डेज की ओर है तो दूसरी श्रृंखला 3 डेज से 5 डेज की ओर होगी। पूरक होती है क्या? सही है। एक श्रृंखला में अगर एडेनिन है तो दूसरी श्रृंखला में होगा थाइमिन, और एक में ग्वानिन है तो साइटोसिन। तो इधर एडेनिन ग्वानिन, ये तो हो गई प्यूरिन, थाइमिन साइटोसिन, ये हो गई पिरिमिडिन। यानी प्यूरिन के ऑपोजिट पिरिमिडिन होता है, तो प्यूरिन के ऑपोजिट पिरिमिडिन होना यह कहलाता है पूरक। तो प्रति समानांतर भी होती है और पूरक भी होती है, तो ऑप्शन डी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए कुंडली के पिच यानी एक घुमाव की लंबाई कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, 34 नैनोमीटर और 2 नैनोमीटर। तो एक घुमाव की जो लंबाई होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रॉम में पूछे तो आती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, नहीं होती है, ये होगी यहाँ पे 34 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन, डीएनए के एक घुमाव में कितने नाइट्रोजन क्षार युग्म बेस पेयर होते हैं? 10, 20, 30, 40। ऑप्शन ए से होगा 10। डीएनए के एक घुमाव में 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं, और दो क्रमागत क्षार युग्मों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 0.34 नैनोमीटर, और एंगस्ट्रॉम में पूछे तो वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन, डीएनए में एडेनिन व थाइमिन और ग्वानिन तथा साइटोसिन के मध्य कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो एडेनिन थाइमिन के बीच में होते हैं 2 हाइड्रोजन, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में होते हैं 3 हाइड्रोजन। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए के एक रज्जुक स्ट्रैंड का क्षार अनुक्रम बेस सीक्वेंस निम्न है: 5 डेज, ए, जी जी सी सी टी, 3 डेज। तो इसके पूरक रज्जुक का क्षार अनुक्रम बेस सीक्वेंस क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये सीक्वेंस दिया है 5 डेज, ए जी जी सी सी टी, 3 डेज। तो दूसरा जो स्टैंड होगा उसमें 5 डेज के सामने रहेगा 3 डेज सिरा, और 3 डेज के सामने रहेगा 5 डेज सिरा, और ए जुड़ा रहेगा टी से, जी जुड़ा रहेगा सी से, जी जुड़ा रहेगा सी जुड़ा रहेगा जी से, सी जुड़ा रहेगा जी से, और टी जुड़ा रहेगा ए से। तो सीक्वेंस आएगा 3 डेज, टी सी सी, जी जी ए, 5 डेज। तो पहला ऑप्शन सही जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, यदि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन 20% है तो अन्य नाइट्रोजन क्षार जीसीटी मतलब ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन कितने प्रतिशत होंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ए बराबर टी और जी बराबर सी होता है, मतलब एडेनिन और थाइमिन मात्रा में बराबर होते हैं। इसी तरह से ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा भी बराबर होती है। इस क्वेश्चन में एडेनिन दिया 20%, तो थाइमिन भी 20% ही होगा, और बाकी जो सारे ग्वानिन और साइटोसिन उनका जो योग आएगा वो आएगा 60%। तो चूंकि जी और सी बराबर होते हैं तो जी बराबर 30% और सी बराबर 30%। तो टी बराबर हो गए 20%, जी बराबर 30% और सी बराबर 30%। ऑप्शन ए सही होगा।
अगला क्वेश्चन, डीएनए, एमआरएनए, प्रोटीन ए बी सी, उपरोक्त आरेख में ए बी तथा सी क्या है? तो ए का नाम क्या है, बी का नाम क्या है, सी का नाम क्या है, ये पूछा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डीएनए से डीएनए का निर्माण होना कहलाता है प्रतिकृतिकरण, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होना कहलाता है अनुलेखन, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन, मतलब रूपांतरण बोल सकते हो या स्थानांतरण बोल सकते हो। ऑप्शन डी सही होगा। ये आरेख सेंट्रल डोगमा का आरेख है और सेंट्रल डोगमा फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया था। यह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक द्विगुणित 2n स्तनधारी कोशिका जैसे मानव कोशिका में डीएनए की लंबाई कितनी होती है? 0.2 मीटर, 1.2 मीटर, 2.2 मीटर, 3.2 मीटर। तो मानव की द्विगुणित कोशिका में डीएनए की लंबाई पूछिए तो याद रखना है 2.2 मीटर होती है। द्विगुणित स्तनधारी कोशिका जैसे मानव कोशिका में डीएनए की लेंथ होती है 2.2 मीटर। ऑप्शन सी सही होगा। डीएनए की लंबाई कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला होता है डीएनए की लंबाई बराबर कुल 4 युग्मों की संख्या इंटू 2 क्रमागत 4 युग्मों के बीच की दूरी। तो हमें पता है मानव कोशिका में जो द्विगुणित कोशिका है उसमें कुल 4 युग्म होते हैं 6.6 इंटू 10⁹ और 2 क्रमागत 4 युग्मों के बीच की जो दूरी है अभी देखी थी 0.34 नैनोमीटर होती है। तो यहाँ पर 1 नैनोमीटर में अपने को पता है 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद में जब इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.24 मीटर, अर्थात डीएनए की जो लंबाई आएगी वो आएगी 2.24 मीटर।